नमस्कार। गिरफ्तारी या अरेस्ट, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? हथकड़ियाँ, पुलिस की गाड़ी। खैर, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी का कानून और इसकी पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या। कोशिश रहेगी कि इसे इतनी सरल भाषा में समझा जाए कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती चीज होती है उसकी आज़ादी। और यह आज़ादी हमें कोई तोहफे में नहीं देता, बल्कि हमारा संविधान इसकी गारंटी देता है। संविधान का अनुच्छेद 21 हर किसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। लेकिन हर अधिकार की तरह इसकी भी एक सीमा है, और वो है कानून का दायरा। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। एक तरफ है किसी व्यक्ति की अपनी आज़ादी और दूसरी तरफ है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। तो इन दोनों के बीच कानून कैसे एक संतुलन बनाता है? गिरफ्तारी इसी संतुलन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए इस पूरे विषय को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आज हम इन 6 खास मुद्दों पर बात करेंगे। गिरफ्तारी के मतलब से लेकर अलग-अलग शक्तियों और उनके संतुलन तक। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर कानून की किताबों में गिरफ्तारी शब्द का असल मतलब होता क्या है? ये बात काफी दिलचस्प है कि हमारे नए कानून बीएनएसएस में गिरफ्तारी शब्द को कहीं भी सीधे सीधे परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर इसका मतलब कैसे समझा जाए? इसका मतलब अदालतों के फैसलों और कानूनी समझ से निकलकर आता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई कानूनी अथॉरिटी किसी व्यक्ति की कहीं भी आने जाने की आज़ादी पर पूरी तरह से रोक लगा देती है तो उसे ही गिरफ्तारी कहते हैं। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है। 2008 के हरियाणा राज्य बनाम दिनेश कुमार मामले में कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी, ये बात की बात है। असल मुद्दा ये है कि क्या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई है? अगर हां, तो वो गिरफ्तारी है। अब आते हैं उस स्थिति पर जो हम सबसे ज्यादा देखते या सुनते हैं। पुलिस बिना वारंट के कब किसी को गिरफ्तार कर सकती है? इसके लिए हमें बीएनएसएस की धारा 35 को ठीक से समझना होगा। तो बीएनएसएस की धारा 35 पुलिस को कुछ खास हालात में बिना वारंट की गिरफ्तारी की पावर देती है। जैसे अगर कोई पुलिस वाले के सामने ही कोई बड़ा अपराध कर दे, या किसी के खिलाफ संगीन जुर्म का पक्का शक हो, या कोई भगोड़ा अपराधी हो, या फिर किसी के पास से चोरी का सामान मिले। ऐसी कई स्थितियां इसमें शामिल हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। जिन अपराधों में सजा 7 साल या उससे कम है, वहां कानून ने एक सेफ्टी चेक लगाया है। पुलिस सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्हें 3 बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहला, शक उचित होना चाहिए। दूसरा, ये साबित करना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, जैसे कि आगे कोई और अपराध रोकने के लिए या जांच के लिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, गिरफ्तारी की वजह को लिखित में रिकॉर्ड करना होगा। ये नियम पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है। और ये जो उचित संदेह है, ये सिर्फ कोई हवाई बात या अंदाजा नहीं हो सकता। कानून कहता है कि ये तथ्यों पर आधारित एक पक्का विश्वास होना चाहिए। पुलिस अधिकारी को मिली जानकारी और सबूतों को देखकर ही ये फैसला लेना होता है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प स्थिति देखते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी से उसका नाम और पता पूछती है और वो व्यक्ति बताने से मना कर देता है या गलत बताता है। तो ऐसे में क्या होगा? इसके बारे में बीएनएसएस की धारा 39 बताती है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये पावर सिर्फ असंज्ञेय यानी छोटे अपराधों के लिए है, और इस गिरफ्तारी का मकसद सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका एकमात्र मकसद है उस व्यक्ति का सही नाम और पता जानना। जैसे ही पहचान पक्की हो जाती है, गिरफ्तारी का आधार भी खत्म हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक तय समय सीमा में होती है। अगर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की सही पहचान हो जाती है तो उससे एक बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर पहचान नहीं हो पाती तो उससे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है। ये कानून का एक तरीका है ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जांच की जरूरत के बीच संतुलन बना रहे। ये बात शायद कई लोगों को न पता हो कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि कुछ खास हालात में एक आम नागरिक भी किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। जी हाँ, बीएनएसएस की धारा 40 हम जैसे प्राइवेट लोगों को भी ये अधिकार देती है। चलिए देखते हैं कैसे। लेकिन ये अधिकार बहुत सीमित है। एक आम नागरिक तभी किसी को गिरफ्तार कर सकता है जब वो उसे कोई गंभीर गैर जमानती अपराध करते हुए देखे, या वो व्यक्ति कोई घोषित भगोड़ा हो। और इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।
गिरफ्तार करने के बाद बिना देर किए 6 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना जरूरी है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी आंखों के सामने किसी को चेन छीनकर भागते हुए देखा। अब चेन स्नैचिंग एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है, तो वो नागरिक उस चोर को पकड़ सकता है और ये धारा 40 के तहत पूरी तरह से कानूनी होगा। तो हमने पुलिस और आम नागरिक की बात कर ली। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट की। बीएनएसएस की धारा 41 के तहत एक मजिस्ट्रेट के पास भी गिरफ्तारी की खास शक्ति होती है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। एक मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का इस्तेमाल तब कर सकता है जब कोई अपराध ठीक उनकी मौजूदगी में हो रहा हो और वो जगह उनके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन में आती हो। वो खुद भी गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी और को ऐसा करने का आदेश दे सकते हैं। और यहाँ कानून की एक और बहुत खूबसूरत बात सामने आती है, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना। कानून कहता है कि जो मजिस्ट्रेट किसी को गिरफ्तार करता है वो खुद उस मामले में रिमांड का फैसला नहीं सुना सकता। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो अब तक हमने पुलिस, आम नागरिक और मजिस्ट्रेट तीनों की गिरफ्तारी से जुड़ी शक्तियों को अलग अलग समझा। चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि तीनों के लिए गिरफ्तारी की शर्तें और उसके बाद की प्रक्रिया कितनी अलग है। पुलिस को 24 घंटे में पेश करना है, आम नागरिक को 6 घंटे में पुलिस को सौंपना है और मजिस्ट्रेट के लिए भी नियम तय है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ शक्ति नहीं देता बल्कि उसकी जवाबदेही भी तय करता है। तो हमने देखा कि कानून ने गिरफ्तारी की शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई नियम और सुरक्षा उपाय बनाए हैं। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये कानूनी प्रक्रियाएं और चेक बैलेंस असल में शक्ति और जवाबदेही के बीच सही संतुलन बनाने के लिए काफी हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।